तलाक के फैसले के बाद उस जीवन से बाहर आना आसान नहीं होता जिसमें आप एक अजनबी के साथ बेहद अपनेपन के भाव के साथ रह रहे हैं। लिविया डेविस की किसी कहानी का हिंदी अनुवाद पढ़ते वैसी स्त्री के बारे में दिलचस्पी और बढ़ गई जो तलाक लेने के कगार पर है या तलाक ले चुकी है। उनकी कई कहानियों को समेटकर नाम दिया गया है मामूली औरतें, जिसमें यह कहानी है तलाक से पहले पति से मिलने जाना। इस नाम में ही मन को भारी कर देने की वजह छुपी है। तलाक का सोचकर किसी से मिलने जाना, माफ़ कीजिएगा पर यहाँ किसी से थोड़ा अजनबी होने का एहसास कराता है, जबकि तलाक तो दो ऐसे लोग ले रहे होते हैं जो अपनी शादी की शुरुआती कुछ हफ्तों या महीनों में यही जुमला बार बार दोहराते हैं कि ऐसा लगता है मैं तुम्हें सदियों से जानता या जानती हूँ। क्या ये सब दिखावटी लफ्ज़ हैं? क्या प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं? या फिर उन दोनों ने जब अपने अंतरंग क्षणों में ये सब कहा होगा तब वह सब झूठे अल्फाज ही रहे होंगे। हम आज कई तरह की डेटिंग के बारे में सुन चुके हैं। फिर तलाक से पहले जबकि पति पत्नी को बार बार एक दूसरे से मिलने, बातें करने और पुरानी बातों को याद करने को कहा जाता है, इसे किस तरह की डेटिंग का नाम दिया जाना चाहिए? जबकि इस कहानी की शुरुआत ही की गई है इस पंक्ति से कि वह और पति दोनों इतने घबराए हुए और बदहवास हैं कि बातचीत के बीच बीच में बार बार बाथरूम जा रहे हैं। यह कहानी अपनी मूल भाषा में किस प्रकार से है पता नहीं, क्योंकि मैं पूर्णतः इस कहानी के अनुवादित संस्करण पर ही निर्भर हूँ। समझने की कोशिश करती हूँ पाठक के तौर पर कि वे दोनों इस तरह क्यों कर रहे हैं, छूट जाने से पहले छूट जाने की त्रासदी झेल रहे हैं। तलाक की बात करते करते थककर ही शायद शराब पीने लगते हैं। मुझे लगता है विदेशों में एक साथ बैठकर किसी दरार पर चुके रिश्ते के टूटकर अलग होने से पहले एक साथ बैठकर शराब पीना यह बताता है कि अभी कोई संभावना बाकी है या वह टूटने का जश्न है। अब भी कुछ हो सकता है या किया जाना जरूरी है। कहानी में साथ बैठकर शराब पीने के बाद जो वापसी होती है उसमें पत्नी पति को अपने प्रेमी के बारे में बताने लगती है कि उसके साथ कैसे मुलाकात हुई। यह भी शायद पत्नी की तरफ से उन चंद आखिरी कोशिशों में से एक है जो पति में प्रेमवश उपजी ईर्ष्या को टटोलने के लिए है। उसी समय पति को याद आता है अपना कीमती ग्लव्स। यह प्रतीकात्मक संदेश है कि पति न तो आगे बढ़कर अपनी भावनाएं दिखलाना चाहता और उसे छुपाने की कोशिश में अपने कीमती ग्लव्स को याद करता है। यह कीमती ग्लव्स वह कीमती प्यार ही तो नहीं। पति इंसान के तौर पर उसे करता है, पर पुरुषोचित दंभ के कारण उसे झुठलाने और छुपाने की भरपूर कोशिश करता है। पति को दिलचस्पी नहीं बचती उसकी कहानी में। जब दोनों मकान से बाहर निकलते हैं तब पति भी खुशी खुशी बताने लगता है अपनी प्रेमिका के बारे में। यह स्थिति पत्नी झेलती है। कहानी में आगे वह पति के साथ बिताए कुछ घंटे अकेले चलते चलते याद करती है। भीड़ भरे बाजार में बार बार लोगों से टकराती है। उसे अपने आगे खड़ा कोई इंसान दिख जान नहीं पड़ता। कहानी में ऐसे दृश्यों का आना इसकी संरचना को प्रभावी बनाता है। संसार के किसी भी कोने की स्त्री तलाक के बाद अकेली पड़ने वाली होती है, चाहे वह कितनी भी मजबूत हो या इसमें वह राजी हो। तब भी अपनी माँ के घर जब वह पहुँची तो किचन में पिता को अपने तलाक के बारे में कुछ कुछ समझाते वह बेहद तैश में आ गई और उन्हें समझाते समझाते वह गुस्से में पास रखा संतरा खाने लगती है, वह भी बिना छिलका उतारे। यह संतरा जो वह बिना छिलका उतारे खाने लगती है, ऐसा लगता है मानो लेखिका समझाना चाह रही हो
कि उसने इस तलाक में शायद जल्दबाजी कर दी है। वैसे इस कहानी को लेकर यह मेरा अपना नज़रिया है। मुझे यह कहानी बेहद पसंद आई। यह कहानी जिस किताब से मैंने पढ़ी है उसका नाम है स्याही की गमक। यादवेंद्र पांडे इसके अनुवादक हैं। उनके किए अच्छे प्रयासों के माध्यम से मुझे ऐसी कई रचनाएं पढ़ने का अवसर मिला है जो अपने मूल स्वरूप में मुझ तक नहीं आ पाई हैं।